को दे दें। सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई राम मंदिर मामले में 29 जनवरी को होगी। दीपक सर, तारीख पर तारीख, फिर एक बार इंतजार। बिल्कुल, तारीख पर तारीख और फिर एक बार इंतजार। लेकिन शोभना, हमको ये भी समझना होगा कि हम जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली इस बात का हल्ला ऐसा है कि हम ये सोचते हैं कि अगली तारीख पड़ेगी, फिर डे टू डे हियरिंग शुरू हो जाएगी, जबकि कोर्ट के सामने कतई ये मसला नहीं है कि डे टू डे हियरिंग होगी या नहीं होगी। संवैधानिक पीठ के गठन के बाद एक मामला जरूर साफ हो गया है 5 जजों की बेंच के गठन के बाद कि हफ्ते में 3 दिन इसकी सुनवाई हो सकती है, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को, क्योंकि संवैधानिक पीठ उसी हिसाब से सुनवाई करता है और एक दिन में एक ही केस की सुनवाई होती है। तो इतनी रे ऑफ होप, यानी इतनी आशा की किरण तो हमको जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन हफ्ते में 5 दिन सुनवाई हो जाए, डे टू डे आधार पर मामले को खत्म कर ले, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका था कि ये पूरा मामला अब सुना जाएगा, वो सुना जाएगा सिविल डिस्प्यूट के तौर पर, यानी टाइटल सूट के तौर पर। और टाइटल सूट कैसा चलता है वो हम समझ सकते हैं। लंबा सालों खिंचता है मामला। वकीलों की बाइट आ रही है, वकील क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं। जो भी हो, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है बेंच के कॉम्पोजिशन के लिए, जिसमें मैटर अर्जेंट। लेकिन आज सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने यह भी कहा था कि उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा कि यूयू ललित हटे। सीधे तौर पर नहीं कहा, पर उन्होंने वो पॉइंट आउट किया जिसमें जस्टिस ललित ने कहा कि मैं इस मामले को अब फर्दर नहीं सुनूंगा। जजेस के बीच में आपस में सलाह मशवरा भी हुआ था इसी चीज को लेकर के। हाँ, सलाह मशवरा हुआ था और जस्टिस ललित ने डिसाइड किया कि वो मैटर को फर्दर नहीं सुनेगा। 29 तारीख को क्या होगा, एक नई बेंच बनेगी और कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया रजिस्ट्री को कि वो मैटर जो ट्रांसलेशन अभी भी पेंडिंग है उसको कंप्लीट करे। इसका क्या मतलब है, ये जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री से मांगे गए हैं उसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि 15 ट्रैक में सील्ड रिकॉर्ड है, तो कोर्ट खुद चेक करना चाहती है कि क्या ट्रांसलेशन हुआ है कि क्या नहीं हुआ। कहीं ना कहीं दे सकते हैं कि आगे भी जो है हिंदी में कर लीजिए। वरुण जी, आज क्या हुआ कोर्ट के अंदर, क्या कहा गया? आज का जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मुस्लिम पक्षकार के जो वकील थे उन्होंने फिर तारीख लेने की कोशिश की, उसमें उन्हें सफलता भी मिली। उन्होंने बिल्कुल फ्लिमजिंग ग्राउंड पे कहा कि जस्टिस ललित को इस बेंच का पार्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो या तो पर्शियन में है, फारसी में है, गुरुमुख में है, संस्कृत में है, उनका इंग्लिश अनुवाद होना चाहिए। जबकि इन सारे डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद पहले हो चुका था, बेंच ने समक्ष रख दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसके करेक्टनेस को डिस्प्यूट किया। इसी आधार पर अदालत ने पुनः रजिस्ट्री को डायरेक्शन। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं पुनः अपनी टांग अड़ा दिए और जिसके कारण यह विषय वस्तु जो है नए बेंच का गठन होगा, क्योंकि जो माननीय धर्ममूर्ति ललित जी हैं उनके विषय में ऑब्जेक्शन ले आए कि यह कल्याण सिंह जी के, माननीय कल्याण सिंह जी के एडवोकेट रहे हैं, इसलिए नए बेंच का गठन होगा और 29 जनवरी से पुनः सुनवाई होगा। लेकिन आप मानते हैं कि ये कोशिश भी की गई है विपक्षी जो आपके हैं कोर्ट में? ना, ये कोशिश स्पष्ट है। धर्मदास जी तो तमाम पक्षों को आपने सुना। दीपक सर, साफ साफ यही कहना कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इसको डिले करना चाहते हैं और उन्हीं की वजह से तारीख आगे बढ़ी। देखिए, जो कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रहा है उसी के आधार पर लोग अपना स्टेटमेंट चुनते हैं। राजीव धवन के बारे में आज राजीव धवन ने जिस तरह से आज कोर्ट में प्रोसीड किया और जो बातें बोली उसी को आधार बनाकर ये कहा रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो एक और डेट लेना चाहता था और एक और डेट पाने में उन्होंने सफलता पाई। हालांकि ये ठीक है कि यूयू ललित पहली ही जो हियरिंग थी उसमें अलग हो गए, वरना अगर कई हियरिंग हो जाती उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन करता और उसके बाद उनकी अंतरात्मा की आवाज ये कहती कि हमको इससे अलग हट जाना चाहिए, तो पूरे मामले की दोबारा सुनवाई होती। तो ये अच्छी बात है कि पहले दिन ही उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है इस पूरे मसले से। तो अब एक नई पीठ का गठन होगा और नई पीठ का गठन 29 से पहले हो जाएगा, जितनी मेरी जानकारी है और जितनी मेरी सुप्रीम कोर्ट की समझ है। और 29 को एक फ्रेश डेट लगेगी और तब रूपरेखा तय होगी, यानी एक और तारीख जो है मिल चुकी है। अभी हम चलते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट और सुनते हैं बाकी के वकील क्या कह रहे हैं। एडवोकेट अपियर हो चुके थे तो एडवोकेट ने उत्साह उठाया कि जब ये एक पक्षपाती हो सकते हैं इसलिए इनको बेंच में न रह दिया, तो ही हिमसेल्फ
अपने को उन्होंने विड्रा कर लिया। ठीक है, ओके, मैं नहीं दस्तावेज भी मंगाए गए, नहीं कुछ नहीं कहा। ये कहा कि सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अपनी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म करेंगे। इट विल टेक टाइम, कि फिर थोड़ा समय लगे। दूसरा मुद्दा इससे जो फंसा हुआ है, क्लियरली समझ लो, दूसरा जो मुद्दा खड़ा हुआ है, हिंदी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने पहले डिसाइड कर लिया है यह मैटर रेफरेंस नहीं होगा। ये टाइटल सूट है, 3 जज ही सुनेंगे, लेकिन इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का हवाला देते हुए 5 लोगों की बेंच बैठाई, तो निश्चित रूप से आर्टिकल 141 का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। और आर्टिकल 141 का क्या है कि एवरी ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल एंड इट इज आल्सो। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा के पास, जो अभी कोर्ट रूम से निकले हैं। आशीष, सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि कोर्ट रूम में आज क्या क्या हुआ, कितनी भीड़ देखी गई कोर्ट के अंदर? देखिए दीपक जी, 9:30 बजे से ही कोर्ट खचाखच भरा था। ठीक 10:33 पर बेंच बैठती है और जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू होती है, राजीव धवन की तरफ से ऑब्जेक्शन किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो बेंच में एक जज है, जस्टिस यूयू ललित, वो 1997 में असलम भूरे के कंटेम्प्ट केस में कल्याण सिंह के लिए पेश हुए थे, लिहाजा उनको ये मामला नहीं सुनना चाहिए, ये उन्होंने बेंच के ऊपर छोड़ दिया था। तब सीजीआई ने जस्टिस यूयू ललित से बात की और जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि वो एक कंटेम्प्ट केस में पेश हुए थे और उसके बाद जस्टिस यूयू ललित ने खुद को रिक्यूज कर लिया। दूसरी अहम बात, जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया था राजीव धवन की तरफ से, ये कहा गया था कि जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सीजीआई ने बनाया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड यानी प्रशासनिक स्तर पर उसे नहीं बनाया जा सकता, उसके लिए एक न्यायिक आदेश जारी करना पड़ेगा, यानी जुडिशियल ऑर्डर यहां पर सीजीआई को जारी करना चाहिए था और उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाया जाना चाहिए था। तब सीजीआई ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का रूल है, रूल 6A, उसमें सीजीआई के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना सकती है, और ये कहते हुए उनके इस ऑब्जेक्शन को सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इतना तो साफ कर दिया कि इस मामले की सुनवाई अब संवैधानिक पीठ करेगी, लेकिन अब यह भी तय हो गया है दीपक जी कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक नई पीठ का गठन होगा, जो 29 जनवरी को अयोध्या मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने आदेश में रजिस्ट्री को भी आदेश दिया और ये कहा कि इस मामले में जो दस्तावेजों के अनुवाद का काम पूरा हुआ है, जितने भी इस मामले में रिकॉर्ड्स हैं, उन सबकी एक डिटेल रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी को पेश करेंगे, जब मामले की सुनवाई शुरू होगी। और आपको यह भी बताना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अंतिम बहस के लिए कब से तैयार है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद कोर्ट ये तय करेगा। अपने ऑर्डर में जस्टिस रंजन गोगोई ने यह भी कहा कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो तकरीबन 8000 पन्नों का है, जो अनुवाद का काम है वो भी कई हजार पन्नों का है। इन सारी चीजों को रजिस्ट्री को देखना पड़ेगा और वो कोर्ट को बताएगी और उसके बाद कोर्ट जो है वो टाइमलाइन फिक्स करेगा। दिलचस्प बात यह रही दीपक जी मामले की सुनवाई के दौरान कि कोर्ट ने कहा कि आज हम यहां पर तारीख तय करने के लिए बैठे थे कि मामले की सुनवाई कब से शुरू की जाए। उससे पहले ही डॉक्टर राजीव धवन, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने 2 ऑब्जेक्शन यहां पर रेज किए। उसके बाद हरीश साल्वे, जो रामलला विराजमान की तरफ से पेश हुए, उन्होंने भी डॉक्टर राजीव धवन के एक ऑब्जेक्शन, जिसमें उन्होंने कहा था कि सीजीआई जो है वो प्रशासनिक स्तर पर बेंच का गठन नहीं कर सकते, उसका उन्होंने वहां विरोध किया और कहा कि सीजीआई के पास ये अधिकार है। और अब ये तय हो गया है दीपक जी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एक नई बनेगी जो 29 जनवरी को बैठेगी। लेकिन उसमें दिलचस्प बात यह होगी कि आखिर उस बेंच का जो अगला सदस्य होगा वो कौन होगा। आशीष, आम लोगों को समझाने के हिसाब से, आशीष, हम टेक्निकल भाषा में ना जाएं, सवालों के माध्यम से हमारे दर्शक हैं जो आम लोग हैं उनको समझाएं। एक जो सबसे बड़ी बात आ रही है इन 5 जजों की बेंच को लेकर, वो ये आ रही है कि इन 5 जजों की बेंच में कोई भी मुस्लिम वकील नहीं है। तो क्या इस तरह की बेंच बनाने में कोई बाध्यता है कि कास्ट का भी ध्यान रखा जाए? जैसे 3 तलाक का फैसला था, उसमें जितने भी जज थे वो तमाम अलग अलग धर्मों से थे, तो क्या ये भी एक फैक्टर होता है सुप्रीम कोर्ट के सामने या नहीं होता है?
देखिए, ये कोई फैक्टर नहीं है दीपक जी, क्योंकि इसमें एक मुस्लिम जज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। हालांकि इससे पहले जो 2 बेंच का गठन हुआ था, पहला बेंच लखनऊ बेंच, लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच, उसमें एक मुस्लिम जज थे। इसके अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा जो बेंच का गठन किया था उसमें भी एक मुस्लिम जज थे, लेकिन इसमें अलग बेंच पूरी तरह से गठित की गई। ये सवाल मैंने मुस्लिम पक्ष से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, जो बेंच का गठन हुआ है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, और ये जो भी फैसला आएगा वो कानून के दायरे में आएगा, संविधान के तहत आएगा, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दीपक जी, सवाल में एक बड़ा यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर बेंच का अगला सदस्य कौन होगा, क्योंकि अभी तक जो सदस्य थे, जस्टिस सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े, जस्टिस रमन्ना, जस्टिस ललित और जस्टिस चंद्रचूड़, ये सीरियल वाइज सीजेआई बनने वाले थे। यानी सबसे पहले जस्टिस बोबड़े बनते, फिर रमन्ना बनते, उसके बाद जस्टिस यूयू ललित बनते, फिर जस्टिस चंद्रचूड़ बनते हैं। अब इसमें से जस्टिस यूयू ललित को हटा दिया गया है, तो आखिर इस बेंच का सदस्य कौन होगा? क्या जस्टिस चंद्रचूड़ के बाद जो सीजेआई बनेंगे उन्हें इस बेंच में शामिल किया जाएगा, या फिर किसी दूसरे जज को? ये 29 जनवरी को जो बेंच का गठन होगा उससे एक दिन पहले हमें पता चलेगा। वो बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर अब जो ऑर्डर होगा वो सीजेआई उसे कैसे लगाते हैं। लेकिन आज सीजेआई के रुख से एक बात तो दीपक जी बिल्कुल साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में अंतिम बहस सुनने के लिए तैयार है। सीजेआई ने यह बिल्कुल साफ कहा कि हम यहां पर डेट फिक्स करना चाहते थे अंतिम बहस की, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्शन किया गया राजीव धवन की तरफ से। यानी 29 जनवरी को अगर रजिस्ट्री ये रिपोर्ट देती है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मामले की सुनवाई के लिए तैयार है, तो बहुत जल्द वो आखिरी सुनवाई की तारीख भी मिल जाएगी जब से संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। आशीष, सबके दिमाग में एक ही सवाल है, कोर्ट बैठेगा, रोजाना सुनवाई करेगा और मामले का निपटारा हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस मामले की रोजाना सुनवाई का सवाल इस संवैधानिक पीठ के सामने है या नहीं? देखिए दीपक जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है वो परंपरा अभी तक यही चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, जो मैं पिछले 14 सालों की रिपोर्टिंग में मैंने देखी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नॉन मिसलेनियस डे के दिन बैठती है, यानी मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, और उन 3 दिनों सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगातार सुनवाई करती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो परंपरा रही है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की, वो परंपरा यहां पर जारी रहेगी। अगर वो परंपरा जारी रहती है तो हफ्ते में 3 दिनों तक इस मामले की सुनवाई होगी। लेकिन एक अहम सवाल यह भी है कि आखिर क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 29 तारीख को बैठेगी तो क्या कोई संवैधानिक जो सवाल हैं वो भी तय किए जाएंगे और उसके आधार पर सुनवाई चलेगी? ये जो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हमें 29 जनवरी को ही मिल पाएगा। कयास यही थे कि आज मिल जाए, लेकिन हियरिंग हो नहीं पाई, इसलिए इंतजार 29 जनवरी का करना होगा। आशीष, एक सवाल और, जब जस्टिस दीपक मिश्रा थे तब भी हम बराबर यही कह रहे थे कि सीजेआई को रिटायर होना है नवंबर में 2018 में, इसके चलते जो है इस पूरे केस का निपटारा बहुत जल्द हो जाएगा, इसी साल में हो जाएगा। अब सेम बात हम जस्टिस रंजन गोगोई के लिए कहते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल से ये पूरा मामला आगे बढ़ जाए और अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खाते में चला जाए? देखिए दीपक जी, ये कयास हो सकता है, लेकिन जस्टिस दीपक मिश्रा के सामने 2 अलग अलग चुनौतियां थी। पहली जो बहस हुई थी जस्टिस दीपक मिश्रा जी के सामने, उसमें यह था कि इस मामले को संवैधानिक बेंच में रेफर किया जाए या नहीं किया जाए, जिस पर राजीव धवन ने कई दिनों तक आर्गुमेंट किया, और उसके अलावा सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने आर्गुमेंट किया। तब सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि ये केवल एक जमीनी विवाद है, लिहाजा इस मामले को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में नहीं भेज सकते और ये मामला अनंत काल तक नहीं चल सकता। ये उनकी एग्जैक्ट लाइनिंग थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भविष्य में हमें कभी लगेगा मामले की सुनवाई के दौरान कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा जाना चाहिए, तब हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल उनके सामने जो आया, जिसपे लंबी हियरिंग चली, वो थी 1994 का इस्माइल फारूकी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक पासिंग रिमार्क में कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अंदरूनी हिस्सा नहीं है। तब मुस्लिम पक्षों की तरफ से यह कहा जाए कि मुख्य मामले में सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट इसे तय करे कि इसे लार्जर बेंच यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में भेजा जाए या नहीं। उस पर कई महीने सुनवाई चली और उसके बाद कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि वो पासिंग रिमार्क था, वो अधिग्रहण को लेकर था।
उसका इस धर्म से उसका इससे लेना देना नहीं है, उसे नजीर के तौर पर आप नहीं दे सकते, यानी वो कोई प्रिंसिपल सेट नहीं है, उसको कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था। तीसरा जो सबसे अहम सवाल था जस्टिस दीपक मिश्रा जी के सामने वो ये था कि क्या इस मामले की जो प्लीडिंग्स है वो कंप्लीट हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। 50,000 से ज्यादा पन्ने हैं, 7 अलग अलग भाषाएं हैं, हिंदी है, पाली है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, इनका अनुवाद का काम होना था, वो अनुवाद का काम पूरा हो चुका है। जो प्लीडिंग्स थी, जो तो चौथी अहम बात दीपक जी थी कि प्लीडिंग्स थी, यानी सभी एक दूसरे को कॉपी देंगे अपने अपने सबमिशन की, उसका भी काम पूरा हो चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह मामला पूरी तरह से सुनवाई के लिए सेट है, केवल अब रजिस्ट्री को इन्फॉर्म करना है 29 तारीख को। और चूंकि 17 नवंबर को इसी साल रिटायर हो रहे हैं सीजेआई, इसलिए कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस मामले का निपटारा जल्द से जल्द हो जाए। इससे पहले ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए और सीनियर वकील जफरयाब जिलानी का क्या कहना है इस पूरे मामले पे वो सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। बनी उसमें 2 बातें पॉइंट आउट हुई। एक तो ये बताया गया कि जस्टिस ललित साहब को पहले 97 में कल्याण सिंह के मैटर में अपियर हुए थे, तो कोर्ट को मुझसे बताया गया, किसी ने एतराज नहीं किया। जजेस ने खुद मशवरा किया, ललित साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू होना मुनासिब नहीं है, और हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्ग की और खुद ललित साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा बात उनको बताया गया कि ये हम लोगों की तो था चीफ जस्टिस बढ़ा सकते हैं, लेकिन जुडिशियल ऑर्डर में चूंकि चीफ जस्टिस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोट उन्होंने ऑर्डर लिखवाया, और ऑर्डर में लिखवाया पूरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी, रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि जो इसमें कमियां हैं ट्रांसलेशन में या और किसी चीज में वो सब रिपोर्ट देकर उसको ठीक करें खुद। सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है उसमें एक भी मुस्लिम जज इसके बारे में देखिए ना, इसके बारे में कोई हम लोगों का कोई डिमांड है ना, ये कोई लॉ है ना रूल है। मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर, जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई 5 जजेस हो जाए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि जज में से कोई मुसलमान है या सिख है या ईसाई है कि नहीं। दे आर जजेस एंड वी ट्रस्ट अपॉन देम एज जजेस, दे आर ऑनेस्ट, दे आर सिंसियर, देयर इंटीग्रिटी इज नॉट इन डाउट, दे आर इम्पार्शियल, तो दे कैन नॉट डू। सर एक आपको लगता है यूजुअल एलर्जी को पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो अभी उनको याद शायद नहीं था, जब उनको पॉइंट आउट हुआ तो उन्हें याद आया कि यस इट वाज सर कल्याण सिंह, याद है। लेकिन हिंदू पक्षकारों ने एक किया है कि ये भी तारीख लेने के लिए हम लोगों ने पहले धवन साहब ने पॉइंट आउट करके कह दिया था कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उनके कंटिन्यू रहने पर, इतना भी सही ठीक है। जिलानी को आपने सुना, हमारे सहयोगी वर्णित गुप्ता अयोध्या से हमसे जुड़ गए हैं। मानिए ना मानिए दीपक जी, अयोध्या के लोग आज बहुत निराश होंगे क्योंकि वो भी अब इस पूरे मामले का हल चाहते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपनी रफ्तार है, अपना तरीका है पूरी तरह से। दीपक सर वर्णित जुड़ रहे हैं। 3 दिन सुनवाई। वर्णित क्या कहते हैं अयोध्या के साधु संत, आप उनसे रिएक्शन लीजिए कि एक और तारीख मिल गई है। जी हाँ, मेरे साथ यहाँ पे त्रिदंती स्वामी हैं जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जितने भी लोगों को राम मंदिर के लिए आस्था थी वो आज चाह रहे थे कि आज से शुरू हो जाए हेयरिंग, डे टू डे हेयरिंग, लेकिन अभी एक बार फिर से तारीख मिल गई है, 29 जनवरी की तारीख मिली। कैसे देखते हैं आप इसे? मैं आज तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना प्रदेश से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ एक संकल्प यात्रा निकालते हुए यहाँ आया और इस आशा से आया था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और हिंदुओं के हित में वो तुरंत सुनवाई करके डिसीजन देगी। लेकिन आज कितनी बड़ी निराशा हुई कि हम सारे कार्यकर्ता आज हनुमान जी को संकल्प यात्रा से आज एक छतरी उनको भेंट की और उनसे प्रार्थना किया कि इनको सद्बुद्धि दें सुप्रीम कोर्ट को और नेताओं को
कि वे जल्द से जल्द सुनवाई करें। अगर नहीं सुनवाई करते हैं तो अखिल भारत हिंदू महासभा देशव्यापी आंदोलन करेगी और मंदिर निर्माण के लिए ये संकल्प यात्रा जो है हमारी, हम किसी भी हालत में हम मंदिर निर्माण के लिए। हमारे साथ राजू जी भी है और हनुमानगढ़ी के महंत हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। राजू जी, आप बताइए कि आज भी बड़ी अपेक्षा थी कि आज शायद डे टू डे हियरिंग चालू हो जाए, लेकिन आज फिर वही हो गया कि एक बार फिर से तारीख मिल गई। पहले से मैं कहता आ रहा हूं कि उच्चतम न्यायालय के ऊपर विश्वास है लेकिन भरोसा नहीं। देखिए, जैसे तारीख पर तारीख 70 वर्षों से ऐसे साधु संत और हिंदू जनमानस झेलते हुए आ रहा है। अयोध्या के साधु संतों में अपार रोष है। वो चाह रहे थे कि क्योंकि नेताओं से तो भरोसा उठ चुका था, क्योंकि जिस उद्देश्य से जिस नेताओं को मैंने ऊपर गद्दी पे बैठाया और तमाम ऑर्डिनेंस लाकर वो बिल पास करा के और वो पास कराए, लेकिन राम जन्मभूमि के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पे, जहां भगवान श्री राम टेंट में है, पूरा विश्व का निगाह आज अयोध्या पे लगी थी। लेकिन अगर कोई गुनाहगार है तो उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय हम फिर आपका रुख करेंगे।